गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल का वीडियो, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में मानव भूगोल का पूरा सिलेबस आपके इसमें अपलोड किया है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और ये किस तरह से डेवलप हुई। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि मानव भूगोल जिसकी हम बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल की जो शुरुआत हुई है, इससे पहले हम लोग ये जानें कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी या भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज जो व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया। इन्होंने बताया कि भूगोल एक व्यवस्थित और सिस्टमेटिक विषय है। इससे पहले इसे कभी यात्रा वृत्तांत के रूप में पढ़ा जाने लगा था, कभी कोई समुद्री यात्राएं करके आते उसके रूप में बताते, यानी एक सिस्टमेटिक नाम नहीं दिया गया। तो सिस्टमेटिक नाम देने वाले पहले व्यक्ति थे इरेटोस्थनीज। अब इसके बाद में बात आती है कि भूगोल को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है बहुत व्यापक है, कैसे स्टडी करें। तो इसको मुख्य रूप से दो ब्रांचें बनाई गई है, भूगोल की दो शाखाएं बनाई गई है। दो शाखाओं को अगर हम देखें, भौतिक भूगोल, सेकंड है मानव भूगोल। अगर हम देखें भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक चीज आपको बता दूं। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के अंदर विभिन्न जो गतिविधियां होती है, धरातल के भूभाग पे जो गतिविधियां होती है, उन सभी को भौतिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, उसमें शामिल करते हैं। भौतिक भूगोल में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि पर्वतों का उत्थान, उसका अपर्दन होना, उसका कटाव होना और एक प्लेन मैदान में बदल जाना, जिसे WM डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी थी। साथ ही हम इसमें यह पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत, सौरमंडल, हवाएं क्यों चलती है, विंड्स वगैरह पूरी की पूरी, महासागरों की कौन सी गतिविधियां होती है, पर्वत पठार निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी विषय वस्तु है भौतिक भूगोल की। अब इसके बाद में इसकी दूसरी जो शाखा, यानी भूगोल की मुख्य दो ही शाखाएं हैं, फिर इनकी उप शाखाएं हैं सारी की सारी। तो भौतिक भूगोल में हम ये स्टडी करेंगे। दूसरा आता है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करेंगे मानव का पृथ्वी के साथ संबंध। ये विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या चीज स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से ये देखेंगे कि यहां अगर हम देखें, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, मानव प्लस प्रकृति, अंतर संबंध। यानी फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमने देखा कि विभिन्न जो धरातल के पदार्थ उन सब का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपको विशेष ये याद रखना है कि मानव भूगोल क्या है। केवल हम ऐसा लिख देंगे मानव का अध्ययन करने वाला विषय, तो हमारा आंसर परफेक्ट नहीं होगा। हम इसमें ये लिखेंगे मानव भूगोल, मानव का अध्ययन, मानव की गतिविधियों व पृथ्वी के बीच में जो अंतर संबंध होता है, जो इंटर रिलेशनशिप होगी, वो सारी की सारी मानव भूगोल कहलाएगी। अब इसके अंदर मुख्य रूप से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है। आपके चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी गई है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनती है। उन तीनों परिभाषाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मानव भूगोल की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडजेल की। रेडजेल ने जो परिभाषा दी है, जैसा कि स्पष्ट आपके सामने बोर्ड पे दिख रही है, परिभाषा ये है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ जो वर्ड काम में लिए गए हैं, इन शब्दों में अगर हम देखें तो एक जो ये शब्द आता है संश्लेषित अध्ययन। संश्लेषित अध्ययन मतलब क्या चीज होती है कि हम पृथ्वी का जो अध्ययन कर रहे हैं वो कैसा अध्ययन कर रहे हैं। मानव एक समाज के रूप में काम करता है, उस पूरे समाज की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ धरातल के बीच में, यानी वो समाज का धरातल के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, उन दोनों को शामिल करते हुए जो हम अध्ययन करते हैं, और उसको भी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब हम उसको संश्लेषित करते हैं। हम ये देखते हैं कि मानव ने किस प्रकार
कहां कहां कैसे संबंध बनाए हैं पृथ्वी के साथ। इसको एक उदाहरण के साथ हम समझें। जैसे आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति जो कि कृषि का कार्य करते हैं, जो एग्रीकल्चर काम करते हैं, उनका नेचर के साथ कैसा रिलेशंस है। वो क्या करते हैं, वहां उस मिट्टी की खुदाई करते हैं, वहां हल जोतेंगे या आज कहें आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके फिर बीजों की बुआई की जाती है, फिर वहां पानी सप्लाई होता है, फिर प्लांटेशन खड़ी होती है। तो यहाँ देखिए जहाँ मानव कृषि कार्य कर रहा है वहाँ एग्रीकल्चर से जो डेवलप हो रहा है उससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ प्लांटेशन होगा वहाँ एनवायरमेंट प्रॉपर बना रहेगा। एक संबंध ये है जो कि कृषि क्षेत्रों वाले में। दूसरा है इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो रहा है, वहाँ खनन करके जो पहाड़ी क्षेत्र उसकी खुदाई की जा रही है, वहाँ से रॉ मटेरियल लिया, फैक्ट्री तक पहुंचा, फैक्ट्री में फिर सामान तैयार हो रहा है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन से धुआं निकलेगा, वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, फिर वहां से जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें भी अलग अलग तरह की प्रदूषण वगैरह वो सब शामिल हो रहे हैं। हमने प्रोडक्ट तैयार किया और इधर हम क्या कर रहे हैं, खाद्यान्न तैयार कर रहे हैं। तो मानव का संबंध हर एक जगह पृथ्वी के साथ अलग अलग तरीके का है। जैसे अगर हम कहें कि जहाँ कृषि कार्य है वहाँ प्रकृति और मानव के बीच एक अलग संबंध है, जहाँ उद्योगों का कार्य है, खनन कार्य है, वहाँ एक अलग संबंध है। इन संबंधों को हम संश्लेषित रूप से अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करना, यह कहलाता है मानव भूगोल। ये परिभाषा दी है रेटजेल ने। रेटजेल कहाँ के रहने वाले थे, रेटजेल जर्मनी के रहने वाले थे, एक अच्छे भूगोलवेता थे। इन्होंने जब इनके ज्ञान का विस्तार हुआ, जब लोगों को पता चला कि अच्छा इतना सॉलिड ज्योग्राफर वहाँ है, तो इनसे नॉलेज गेन करने के लिए कुमारी एलन सी सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल जो कि अमेरिका के रहने वाली थी, जर्मनी गई और इनसे भूगोल से संबंधित नॉलेज गेन करने के लिए इनकी स्टूडेंट बनी। ये इनकी शिष्या थी और इन्होंने जो परिभाषा दी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। पहले हम देखते हैं परिभाषा क्या है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है, पर हम इसे थोड़ा समझ लेंगे तो हमें आसानी से याद रहेगी। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी इन्होंने जो कुमारी एलन सैंपल कह रही पृथ्वी कैसी है, अस्थिर है, वो कभी भी स्थिर नहीं रही। आप और हम अच्छे से जानते हैं पृथ्वी की दो तरह की गतियां होती है, रिवोल्यूशन और रोटेशंस, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने ही स्थान पे घूम रही है, परिक्रमण मतलब वो परिक्रमा कर रही है। किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन दोनों गतियों से पृथ्वी पे विभिन्न तरह की गतिविधियां, विभिन्न तरह के कंसेप्ट डेवलप होते हैं। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। अब इसमें एलन सैंपल कहती है कि मानव भूगोल क्या है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यानी अस्थिर पृथ्वी है, मानव कैसा क्रियाशील है, एक्टिविटी कर रहा है, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी क्या है, परिवर्तनशील है, चेंजेज होते रहते हैं। ये रिलेशंस पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, भविष्य में कैसे रहेंगे, इन सभी संबंधों का अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं, मानव भूगोल में हम इसकी स्टडी करते हैं। ये सारी की सारी चीजें कुमारी एलन सैंपल ने अपनी विचारधारा में अभिव्यक्त की। मानव भूगोल की एक और परिभाषा है, नेक्स्ट ब्लाश, विडाल डी ला ब्लाश, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी विचारधारा दी, इन्होंने ये परिभाषा दी। अगर हम देखें रेटजेल और एलन सैंपल, इन दोनों की जो विचारधारा है, इन दोनों की परिभाषा है, वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है प्रकृतिवाद से। प्रकृतिवाद यानी इन्होंने कहा ये क्या है, नेचुरलिज्म को इन्होंने इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यानी इनकी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि मानव प्रकृति के अनुरूप सारे के सारे कार्य करता है, इसीलिए इसको इन्होंने क्या कहा, प्रकृतिवाद कहा है। इसके बाद में जो विडाल डी ला ब्लाश है, इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी, पहले हम इनकी परिभाषा को समझेंगे। इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि हमारी पृथ्वी ब्लाश क्या कहते हैं, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच में मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न से यह संकल्पना डेवलप हुई है। यानी इन्होंने जो अपनी विचारधारा दी है, क्या विचारधारा कह रहे हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी अर्थ को कौन से ऐसे रूल्स हैं
जो इसको कंट्रोल करते हैं उनको, और यहाँ पर रहने वाले जीवों को, यानी यहाँ जो मानव रह रहा है, इसके बीच में संबंधों को जो एक हाइपोथेसिस डेवलप हुई है, एक संकल्पना डेवलप हुई है, वही भौतिक भूगोल कहलाती है। यानी इन्होंने अपनी विचारधारा में एक कंसेप्ट को डेवलप किया। वो कंसेप्ट क्या है? संभववाद, पॉसिबिलिज्म। यानी कुमारी एलन सैंपल वगैरह इन लोगों ने जो दिया है, या अगर हम बात करें कि रेडजेल और सैंपल ने जो दिया वो प्रकृतिवाद दिया, नेचुरलिज्म दिया था, और इन्होंने जो विचारधारा थी वो दी संभववाद की, पॉसिबिलिज्म की। तो आगे हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि भौतिक भूगोल मानव भूगोल में ये कौन कौन सी विचारधारा हैं, ये विचारधाराएं किस प्रकार काम करती है, डिटेल हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन संक्षिप्त में हम लोग ये देख लेते हैं कि इन विचारधाराओं के बाद में कौन कौन सी विचारधाराएं आई। मुख्य रूप से इन विचारधाराओं को थोड़ा सा हम लाइटली देख लेते हैं। 3 तरह की विचारधाराएं हमने देखी। इन विचारधाराओं को अगर हम देखें तो ये तीनों विचारधाराएं किस प्रकार हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद, इसके अगर हम विचारक की बात करें या इसको किसने दिया, वो है रेडजेल, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरी जो विचारधारा अभी हमने देखी वो है संभववाद। ये विचारधारा किसने दी? फ्रांस के जो विचारक हैं ब्लाश, इन्होंने दी है। और तीसरी विचारधारा आती है नव नियतिवाद या नव प्रकृतिवाद, नियतिवाद। ये विचारधारा दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने अपने इस विचारधारा में यह बताया कि नवनियतिवाद क्या है, रुको और जाओ की संकल्पना है। तो ये प्रकृतिवाद, संभववाद या नवनियतिवाद विचारधाराओं को हम अगली वाली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने मानव भूगोल क्या है उसके बारे में पढ़ा, फिर भूगोल की 2 शाखाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने ये चीज पढ़ी जो 3 विचारधाराएं, रेडजेल के बाद में एलन सैंपल, और एलन सैंपल के बाद में ब्लाश ने जो अपनी परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं की हमने व्याख्या पढ़ी थी। थैंक यू वेरी मच।